बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप बताएं क्या हाल चाल है जनाब। अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनका एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि वक्त गुजर रहा है, ईरान को फौरी तौर पर फैसला करना होगा, वरना उनके लिए कुछ बाकी नहीं रहेगा। अब उन्होंने सर कुछ टर्म्स अपनी बता दी हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने भी, लेकिन उसमें उन्होंने जो एक शर्त रखी गई थी ईरान की तरफ से कि जितना उनका नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दें। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो हम मुआवजा नहीं देंगे। कुछ शराइत उन्होंने मान ली हैं, कुछ शराइत अब ईरान ने माननी है। आप क्या देख रहे हैं? क्या किसी एक नुक्ते पर इनका इतफाक हो जाएगा, या फिर वक्त जो है, या डेडलाइन जो है, या पानी जो है वो सर से गुजर जाएगा? क्या देखते हैं? देखिए, इत्तेफाक हो भी जाए ना, मुझे ये सेटलमेंट नजर नहीं आ रही। मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। इत्तेफाक हो जाए, एग्रीमेंट हो जाए, किसी तरह से मुआहदे हो जाए, जो भी कर आप जो भी नाम देना चाहें वो हो जाए, इनकी सेटलमेंट नहीं होगी। ये जंग फिर शुरू होगी। सितंबर अक्टूबर के बाद फिर एक ये नया फेज स्टार्ट होगा। मैं आपको बता रहा हूँ बार बार कि ये टेम्परेरी पॉज है। इसको टेम्परेरी पॉज ही समझे, इससे ज्यादा ना समझे। ओके मलिक साहब। अच्छा मलिक साहब, हमने एक खबर ब्रेक की थी और आपको बताया था कि ईरान, यूएई और इसराइल के ताल्लुकात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पस पर्दा बेहतर हो चुके हैं। और इसराइल के वज़ीर आज़म भी यूएई के सदर से मुलाकात करने आए ईरान जंग के दौरान। और डिफेंस जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी प्रोवाइड किए गए इसराइल की तरफ से यूएई को। अब ईरान ने ये कहा है कि अगर यूएई ने ताल्लुकात अपने ना मुंतका किए इसराइल से, तो हम इन पे मिसाइल अटैक दोबारा करेंगे। अभी कुछ दिनों पहले ही उनके न्यूक्लियर पावर प्लांट के बिल्कुल करीब जो है ड्रोन अटैक किया गया ईरान की तरफ से, और बाल बाल बच गया उनका न्यूक्लियर पावर प्लांट। अगर उस पर अटैक हो जाता तो बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता था। आप क्या देख रहे हैं, ईरान की तरफ से गल्फ कंट्रीज पर कोई अटैक हो सकता है मजीद कोई? देखिए, ये रिटेलिएट करेगा, पहले कभी भी नहीं पहल करता, ये मैं आपको बता दूं। क्योंकि इनको कभी भी फर्स्ट इनिंग राज नहीं आएगी, ये याद रखिएगा। ये जब भी सेकंड इनिंग खेलेंगे ये उसमें कामयाब होंगे। क्यों? क्योंकि इनका जो सेवेंथ हाउस है वो वीक है। सेवेंथ हाउस वीक होने में इनके लिए बेहतर यही है कि ये अपने रिटेलिएट में जो है, जो भी दिखाना हो करना हो वो करें। फर्स्ट टाइम में मतलब जंग का आगाज ये अगर करने जाएंगे तो बहुत बुरे फंसेंगे। ओके सर। अच्छा सर, इस सारी सिचुएशन में एक नई डेवलपमेंट ये हुई है कि अमेरिकी इंटेलिजेंस की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है, और अमेरिकी अखबारात में आज ये पब्लिश भी हुई है। उसमें बताया गया है कि क्यूबा ने सैकड़ों ड्रोन्स जो हैं वो हासिल कर ली हैं, और मिसाइल्स भी हासिल कर ली हैं। और मुमकिन है कि अमेरिकी अड्डे अमेरिका की ज़मीन पे जो मौजूद हैं उन पर अटैक किया जाए। सर, दूसरी जंग अज़ीम के बाद ये फर्स्ट टाइम होगा कि कोई मुल्क डायरेक्ट अमेरिका की सरजमीन को निशाना बनाए। दूसरी जंग अज़ीम में जापान की तरफ से अटैक किया गया था पर्ल हार्बर पे। क्या इस मर्तबा अमेरिका भी खतरे में दिखाई देता है आपको? किसी मिसाइल या ड्रोन के जद में आ सकता है? अभी नहीं सर, अभी नहीं है। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। 2030 तक आप भूल जाए। 2030 तक बड़े ममालिक की आपस में जंग या ऐसे कोई हालात नहीं दिखते। अलबत्ता ये है कि अमेरिका में प्रॉब्लम बहुत आने वाली है नवंबर के बाद से। नवंबर 2026 के बाद अमेरिका में काफी इश्यूज आएंगे। फाइनेंशियल हो, पॉलिटिकल हो। अ, अगर आप उस सेंस में लें कि इनकी जो एक स्टेबिलिटी है, एक जो पावर दिखती है, वर्ल्ड पावर, उसमें भी बहुत बड़ा शिफ्ट नजर आता है। ओके मलिक साहब। अच्छा मलिक साहब, ये तो तस्वीर का एक रुख था। एक दूसरा रुख ये है कि अमेरिका मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स का बहाना बनाकर पहले इराक पे भी हमला कर चुका है, फिर ईरान पे भी हमला किया गया कि इनके पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। अब क्यूबा के हवाले से अमेरिकी इंटेलिजेंस ने ये रिपोर्ट दी है कि इनके पास भी ड्रोन्स आ गए हैं, मिसाइल्स आ गए हैं। क्या ये बहाना बना के क्या अगला निशाना अब क्यूबा को बनाया जाएगा? क्या देखते हैं? वेनेजुएला के सदर को तो ऑलरेडी अरेस्ट किया हुआ है इन्होंने। देखिए, क्यूबा हो सकता है, मैंने देखा नहीं है। मैं आपको क्यों ऐसे बोलूं क्यूबा, बल्कि क्यूबा क्या बहुत सारे ममालिक ऐसे हिट लिस्ट में है, लेकिन मुझे उन सब से पहले ग्रीनलैंड नजर आता है। ग्रीनलैंड के हालात जो हैं जरा डिस्टर्ब होते हुए आपके सामने आएंगे बहुत जल्दी, वो भी इस साल के आखिर तक। वहां पे सबसे पहले जो है नेक्स्ट टारगेट आपको वहां पे नजर आएगा। तो मलिक साहब, अगर ग्रीनलैंड पे अगर कोई टारगेट किया जाता है तो नेटो ममालिक के साथ तो ताल्लुकात बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे। क्या नेटो ममालिक खामोशी से तमाशा देखते रहेंगे, या फिर ग्रीनलैंड के हवाले से कोई इकदाम भी करेंगे? नहीं, वो तो डेफिनेटली वो वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन भी उसी से क्रिएट होगी ना, ऐसे तो नहीं होगी।
नेटो ममालिक सामने आमने सामने आ जाए और यहाँ पे अमेरिका हो और कोई और भी मुल्क हो, तो फिर तो बहुत ज्यादा इश्यूज होंगे। लेकिन जो सितारे बता रहे हैं वो बहुत क्लियर मैस दिखा रहे हैं इस साल के आखिर में। तो मुझे ऐसा लगता है ग्रीनलैंड की तरफ ज्यादा प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। ओके भाई साहब। अच्छा भाई साहब, कुदरती आफात के हवाले से मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि इस मरतबा आप क्या देख रहे हैं? सैलाब के हवाले से तो आपने ऑलरेडी बताया हुआ है, प्रेडिक्ट किया हुआ है कि इंडिया पाकिस्तान ये काफी मुतासिर हो सकते हैं। जिस तरह पिछले साल आपने बताया था कि इस मरतबा शिद्दत बहुत ज्यादा होगी। क्या जल्जलों के हवाले से भी आप कोई इलाके देख रहे हैं? दुनिया के ममालिक कौन से ऐसे हैं जहाँ पे अचानक कोई जल्जला खुदा ना खासा आ सकता है, जो जो बड़े पैमाने पे लोगों को मुतासिर कर सकता है? वेस्ट वाली साइड जो है ना, ज्यादा जलजलों के हिसाब से जरा ज्यादा डिस्टर्ब लग रही है। वैसे कम चांसेस हैं, अभी नहीं, जून के बाद से ऐसे मामला बढ़ सकते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे नहीं लगता। ओके। अच्छा, मैं लास्ट क्वेश्चन करूंगा फाइनेंशियल क्राइसिस के हवाले से। कई जो तज्जियाकार हैं वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि बड़ा ग्लोबल फाइनेंशियल जो क्राइसिस है वो अभी आना बाकी है। अभी जो क्राइसिस दिखाई दे रहा है वो सिर्फ पर्दे के पीछे एक छोटा सा क्राइसिस है। असल जो क्राइसिस है वो भी आना है। आप भी कोई ऐसा क्राइसिस देख रहे हैं इन फ्यूचर? सर मैं तो आपको इस साल के शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि इस साल के आखिर में बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्रंच आता हुआ नजर आ रहा है। अल्लाह करे ना आए, क्योंकि ये सिर्फ किसी को, पाकिस्तान को नहीं, पूरी दुनिया को लपेट में लेगा। तो प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो इसलिए अपने फाइनेंशियल मैटर को बड़ा ध्यान से संभाल के सोच समझ के इस्तेमाल करें। मतलब सब फाइनेंशियल क्राइसिस आता है तो उससे पेट्रोल की प्राइसेस भी बढ़ती हैं और एनर्जी क्राइसिस भी आता है। अब बहुत सारे लोग हैं वो कमेंट्स पे मेरे से पूछ रहे हैं, मैंने कहा आपसे ये पूछ लूं। वो सोलर पैनल्स लगवाना चाह रहे हैं अपने घरों पे, खासतौर पे पाकिस्तान जैसे जो अंडर डेवलप मुल्क हैं वो बड़ा मुतासिर होते हैं। आप क्या एडवाइस करेंगे? क्या इन फ्यूचर कोई बड़ा एनर्जी क्राइसिस भी आ सकता है? जो लोग लगवाना चाहते हैं उनको क्या एडवाइस करेंगे आप? मेरे ख्याल से लगवा लेना चाहिए बगैर दूसरी दफा सोचे। बहुत जरूरी है, क्योंकि एनर्जी क्राइसिस बहुत बड़े लेवल पे आने वाला। तो ये सोलर पैनल जो हैं बहुत ज्यादा सपोर्टिव होंगे पाकिस्तानियों के लिए स्पेशली। अब एक नई तजवीज सामने आई है, नई खबर सामने आई है। राना सलामला ने बेसिकली इसको अनाउंस किया। उन्होंने कहा है कि 18 से लेके जो 25 साल तक के जो नौजवान हैं, जो वोटर्स हैं, उनका सफाया कर दिया जाएगा। अगले इलेक्शन में वो वोट नहीं देंगे। अब 18 से 25 साल के जो नौजवान हैं, हुकूमत को ये बात मालूम है, वो सारे इमरान खान साहब के साथ हैं। और इस मरतबा लास्ट टाइम जब इलेक्शन हुए और पीटीआई से उनका बल्ले का निशान ले लिया गया, उसके बावजूद लोगों ने टूटी, बैंगन, जो जो चीजें रखी गई, कुर्सी, इन सबको वोट डाला और पीटीआई को उसके बावजूद मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी बना दिया। अब वो चाह रहे हैं कि पीटीआई का सफाया कर दिया जाए। दूसरी तरफ सर एक हैरानकुन डेवलपमेंट ये हुई है कि बगैर किसी वजह के पीटीआई का जो रजिस्ट्रेशन है इलेक्शन कमीशन ने वो आज़ाद कश्मीर से खत्म कर दिया, मुस्तरद कर दिया। यानी कि पीटीआई इस मरतबा आज़ाद कश्मीर के जो इलेक्शन है वहां से नहीं जीत सकती। सर पीटीआई के लिए सारे दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी ज्यादती नौजवानों के साथ की जा रही है कि उनसे उनका वोट का हक लिया जा रहा है। आप क्या देख रहे हैं? हुकूमत जो प्लानिंग कर रही है पीटीआई के सफाये का, क्या ये मुमकिन हो सकेगा? सारे क्या बताते हैं? देखिए सितारे तो मैं बताता हूँ आपको, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जब अल्लाह चाहे ना, तो चूंटी भी नहीं मरती। फिर तो ये तो पीटीआई तो बहुत बहुत बड़ी जमात है और बहुत कुछ अभी होना बाकी है। तो ऐसी चीजें आती रहेंगी जाती रहेंगी, हमें देखना है फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट में मुझे नहीं लगता कि ये नून लीग वापस आती है, बल्कि इनफैक्ट मैं तो आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो 4-5 महीने हैं स्टार्टिंग नाउ, यहां से लेके अगस्त सितंबर तक गवर्नमेंट का रहना बहुत ही मुश्किल दिख रहा है। तो इसके बाद आप क्या समझते हैं कि ये अब नए रूल्स रेगुलेशन ला के कुछ बहुत बड़ा कारनामा अंजाम देंगे? कुछ भी नहीं देंगे। और जहां तक रही वोटर्स की, देखें वोटर्स को अगर ये हटा भी देते हैं, मेरी बात को आप जरा गौर से सुनिएगा, अगर वो हटा भी देते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इनको कोई इफेक्ट होने वाला है, क्योंकि चलती एंड में तो धांधली है। ओके सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला, इतनी जबरदस्त प्रोडिक्शन हमारे साथ शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक है दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और हमारे महबूब साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।